हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 व्राम चिन्ह। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं बच्चों व्राम चिन्ह किसे कहते हैं। प्राय यह दिखा जाता है कि व्राम चिन्हों का उचित प्रयोग न होने से वाक्यों को समझने में अनेक गलतियां हो जाती है। अतः इनका ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को बिना किसी शब्द पर रुके यह कहे, घोड़ों को रोको मत जाने दो, तो अर्थ की स्पष्ट न होने पर त्रुटियां होना स्वाभाविक है। हो सकता है कि नौकर इस वाक्य का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार ले। एक और वह यह अर्थ भी ले सकता है कि घोड़ों को रोको मत जाने दो। दूसरी ओर वह यह अर्थ भी ले सकता है कि घोड़ों को रोको मत जाने दो। इससे दोनों प्रकार के अर्थों की संभावना हो सकती है। मन के भावों को दूसरों पर भली प्रकार से प्रकट करने के लिए व्राम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान नितांत आवश्यक है। इन विराम चिन्हों द्वारा भाव की स्पष्टता में पर्याप्त सहायता मिलती है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। बोलते या लिखते समय हमें जगह जगह रुकना या विराम करना पड़ता है। इस रुकावट या विश्राम को विराम तथा विराम की प्रकृति को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह मुख्यतः प्रयोग में आते हैं। नंबर 1 है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह, योजक, निर्देशक, त्रुटि पूरक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप निर्देशक चिन्ह और समानता सूचक चिन्ह। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों पूर्ण विराम। जहां वाक्य की समाप्ति होती है वह पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल मेरी हिंदी की परीक्षा है, तुम दोपहर को मुझे फोन करोगे। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग दो शब्दों के मध्य समुच्चय बोधक के रूप में किया जाता है। कभी कभी एक वाक्य में आने वाले दूसरे उपवाक्य के आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम और शांति आज के युग में सबके लिए नितांत आवश्यक है। लता, उमा, कमला और शोभा खाना पका रही थी। आगे अदर्ध विराम। अदर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहरना हो। जैसे वर्षा हुई, पौधे उगने लगे, लोग देखने के लिए जाने लगे और वह वहीं रह गया। जब वाक्य का प्रारंभ परंतु, किंतु, वरन, पर, तो भी इसीलिए आदि शब्दों से होता हो तो उससे पहले आदर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्षा हो गई इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। जंगल में श्री राम सोते थे परंतु लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए जागा रहता था। उपविराम। जहां किसी बात को अलग करके दिखाया जाता है वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास उपविराम एक विवेचना, दीपों का पर्व उपविराम दीपावली। उसके बाद है विस्मय सूचक या हम बोधक चिन्ह, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम यही हो, लो वह सो गया।
हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गया। वाह, तेंदुलकर ने कमाल कर दिया। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न का बोध कराता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे, तुम यहाँ कब से बैठे हो? क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर है? कोष्टक वाक्य में किसी पद विशेष को भली भांति स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, राष्ट्रपिता कोष्टक में महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के उपासक थे। यह निर्देश दिन रात अध्ययन से सफलता की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के रक्षक थे। चलिए आगे, उद्धरण चिन्ह दूसरे की उक्ति को जहां ज्यों का त्यों अर्थ किसी परिवर्तन बिना रखा जाए, वह उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इससे पूर्व अल्पविराम का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तिलक जी ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। नव भारत टाइम्स एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। शाकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। त्रुटिपूर्वक चिन्ह लिखते समय शेष या छोटे अंश को ऊपर लिखकर जिन शब्दों के बीच में वह अंश आना चाहिए, उनके बीच में नीचे त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे, आप भी हमारे घर आइएगा, तो हमारे शब्द छूट गया, तो हम यहाँ पर त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर और शब्द को जोड़ देंगे। उसी तरह, तुम इस मकान में कब से रह रहे हो? आगे है निर्देशक किसी बात का उदाहरण या उत्तर देने के लिए तथा किसी उद्धरण या वक्तव्य को उद्धृत करने से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, महावीर स्वामी ने कहा, अहिंसा का पालन करना परम धर्म है। दुर्योधन, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। आगे है योजक। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। जैसे, शब्दों की युग्म के मध्य में, जैसे माता पिता, 5 10 2 4, खाना पीना, उठना बैठना आदि। बीच के अर्थ में, जैसे कृष्ण सुदामा, मिलन, सर्प नेवला, युद्ध आदि। तुलनात्मक सा, सी, पूर्व, जैसे गांधी सा, त्यागी पुरुष मिलना असंभव है। आगे है लाघव चिन्ह। शब्दों को संचित रूप से लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, डॉक्टर को लिखेंगे दा, पंडित को लिखेंगे पा, ईश्वीर को लिखेंगे ई। आगे है बच्चों लोप निर्देशक चिन्ह। कभी कभी वाक्य में कुछ अंश को छोड़ दिया जाता है। छोड़े गए स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, दशहरे के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा निकलेगी, उसने भाग लेने के लिए। फिर है समानता सूचक चिन्ह। जहाँ समानता के भाव को प्रकट करना हो, वहाँ समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, 10 + 10 = 20। आपने बताओ बच्चों कितना जाना? हमने जाना। लिखते हुए भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न चिन्ह वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। दो वाक्यों या शब्दांशों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भय, शोक, हर्ष एवं आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए, जो इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।